हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। नाउ बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से एक बात करनी थी। जब भी ये करंट अफेयर्स की सीरीज बंद होती है तो उस पर रेगुलर कमेंट्स आते हैं कि हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करिए, हिंदी में कंटेंट प्रोवाइड करिए। और जैसे ही ये सीरीज शुरू की जाती है ना, तो उस पर मुश्किल से 5000 व्यू आते हैं। अब आप एक चीज समझिए, यूट्यूब एक प्राइवेट कंपनी है और उनका रेवेन्यू मॉडल क्या है कि वो उन वीडियोस को प्रमोट करेंगी जो ज्यादा क्वालिटी कंटेंट होगा या फिर उनके हिसाब से जो उनके यूजर को इंगेज करता होगा। अब यूजर इंगेजमेंट किस बात से पता चलती है? या तो यूजर उसको शेयर करे या उस पर कमेंट करे या उसको लाइक या डिसलाइक करे। एक ट्रेंड मैंने देखा है कि नो मैटर कितना क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जाए, एंड में जो रिस्पॉन्स होता है वो डेड होता है। सो इस सीरीज में भी सेम होने वाला है। मैं कुछ दिन वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों की तरफ से वो डल रिस्पॉन्स रहेगा, उसके बाद ये सीरीज बंद हो जाएगी। सो बेटर है आप पहले ही बता दो कि अगर ये यूजफुल नहीं है तो एटलीस्ट मैं और मेरी टीम इस पे टाइम वेस्ट ना करें। इससे बेटर है वो टाइम हम यूपीएससी वाले एस्पायरेंट्स को दें, एटलीस्ट उन्हें क्वालिटी का डिफरेंस तो पता है। सो अगर ये हेल्पफुल नहीं है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि इसको बंद करें, और हेल्पफुल है तो इसको शेयर करिए। देखिए, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाना वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो कुछ दिन बाद हम लोग खुद ही इसको बंद कर देंगे। सो आज से ये दो चीजें फिक्स रखिए, अगर हेल्पफुल नहीं है तो बता दीजिए और हेल्पफुल है तो इसको शेयर करिए। एनीवेज, काफी टाइम वेस्ट कर लिया, अब लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट न्यूज है वो है ओडिशा से रिलेटेड। सो स्वीट पोटैटोज के प्रोडक्शन के मामले में ओडिशा नंबर 1 स्टेट। रिसेंटली ओडिशा इस बात के लिए न्यूज में था, एक्चुअली ये भी एक कंफ्यूजन रहता है, जब मैं इंग्लिश में लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको ओडिशा बोलना पड़ता है, और जब हिंदी में रिकॉर्ड करता हूँ तो उसको उड़ीसा बोलना पड़ता है, तो कई बार इसमें भी प्रोनाउंसिएशन इशू हो जाता है। एनीवेज, सो उड़ीसा स्वीट पोटैटो के प्रोडक्शन के मामले में टॉप पोजीशन पर है। रिसेंटली उन्होंने पर्पल कलर के स्वीट पोटैटोज उगाए। स्वीट पोटैटो को आई थिंक शकरकंदी बोलते हैं हिंदी में। सो इस टाइप के स्वीट पोटैटोज उगाए गए थे और इसी के कारण ओडिशा का कोरापुट रीजन न्यूज में था। अब कोरापुट की खास बात यह है कि कोरापुट एक GIAHS है। GIAHS क्या है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। सो कोरापुट रीजन को, जो कि ईस्टर्न घाट में है, क्योंकि ओडिशा ईस्टर्न घाट की साइड में है तो ऑब्वियसली ये ईस्टर्न घाट में होगा, इसको FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से GIAHS का स्टेटस दिया गया है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स को ये स्टेटस देती, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप का एग्रीकल्चर सिस्टम है उनको ये स्टेटस दिया जाता है। सो 3 मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहले स्वीट पोटैटो के प्रोडक्शन के मामले में ओडिशा नंबर 1 पोजीशन पर है। रिसेंटली ये इसलिए न्यूज में था क्योंकि वहां पर पर्पल कलर के स्वीट पोटैटो उगाए गए, और इसी के लिए रिसेंटली ओडिशा का कोरापुट रीजन न्यूज में था। कोरापुट को GIAHS स्टेटस दिया गया है। ये स्टेटस FAO के द्वारा दिया जाता है। FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली FAO ने अपने 75 ईयर्स पूरे किए थे, यानी कि लास्ट ईयर इन्होंने 75 ईयर्स पूरे किए थे, और इसी के लिए इंडिया ने भी एक 75 रुपीज का कॉइन जारी किया था, यानी सिक्का जारी किया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कोरापुट के अलावा 2 और साइट्स को इंडिया में ये स्टेटस दिया गया है। एक है कुट्टानाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम और दूसरा है सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर। सो इंडिया में इन 3 साइट्स को ये स्टेटस दिया गया है। FAO का मुख्यालय है वो रोम में है, रोम इटली में है। इसके अलावा रिसेंटली FAO एक और बात के कारण न्यूज में था, ये है फूड प्राइस इंडेक्स। सो FAO ये इंडेक्स जारी करता है। नेक्स्ट न्यूज है USA से रिलेटेड। अब इससे पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। एक है टैक्स हेवन। देखिए, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टैक्स रूल्स हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते। इवेड नहीं कर सकते का मतलब है आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर टैक्स रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। सो वो कंट्रीज जहां पर टैक्स रूल काफी सिंपल हैं और काफी लीनियंट हैं, उन कंट्रीज को टैक्स हेवन बोला जाता है। अब मान लीजिए 2 कंट्री का एग्जांपल, एक है USA, यहाँ पर टैक्स रूल्स हैं वो स्ट्रिक्ट हैं, और एक है से मॉरिशस। अब कोई मल्टीनेशनल कंपनी है से सिंगापुर से, सो वो कंपनी अपना हेडक्वार्टर मॉरिशस में बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि मॉरिशस में टैक्स लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं, तो वहां पर वो
टैक्स की बचत कर पाएंगे और उनको उतना टैक्स अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर मॉरिशस में है। तो इसलिए इसको जो सारे अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सब मॉरिशस में कंप्लीट करके दिखाने पड़ेंगे। इस चीज को बोलते हैं BEPS, यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो कंपनी थी सिंगापुर की, मान लीजिए इसका नाम था A1 कंपनी बिजनेस यूएसए में कर रही है, यानी कि जो प्रॉफिट है और जो उसका बिजनेस है वो यूएसए में है, लेकिन वो वहां पर टैक्स पे नहीं करते। क्यों नहीं पे करते? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो मॉरिशस में है, तो हम तो सिर्फ हेडक्वार्टर को पैसे भेज रहे हैं, टैक्स का काम है वो हेडक्वार्टर का है। मॉरिशस में उनको टैक्स इसलिए नहीं पे करना पड़ता क्योंकि वहां पर टैक्स रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है। अगेन ये एक एग्जांपल है। सो इस चीज को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन क्यों? क्योंकि आपका जो बेस था वो यूएसए में था, आपने उसको हटाकर बेस मॉरिशस में बता दिया और प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। आपका प्रॉफिट हुआ था यूएसए में, आपने उसको शिफ्ट करके मॉरिशस में दिखा दिया। ये टैक्स इवेजन हुआ एक तरीके से। और ऐसी कंट्रीज जहां पर टैक्स रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं है वो कंट्रीज हो गए टैक्स हेवन। तो ये था एंटायर बैकग्राउंड स्टोरी। अब आते हैं न्यूज पर। सो रिसेंटली यूएसए ने प्रपोज किया कि ग्लोबल जो कंपनीज हैं उनको मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ेगा 15%, और यूएसए इसको धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। एक्चुअली जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उस टाइम पर टैक्स रेट थी 35%, उन्होंने घटाकर कर दी थी 21%। अब यूएस के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक नए प्रपोजल को मंजूरी दी है जिससे ये 28% तक हो सकता है। अगेन ये परसेंटेज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि 15% का जो नॉर्म है वो किस कंट्री ने अनाउंस किया है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि BEPS है उसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर टैक्स हेवन क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई से रिलेटेड। सो आरबीआई ने रिसेंटली 99,000 करोड़ का डिविडेंड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया है। टू बी स्पेसिफिक ये है 99,122 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए ये अमाउंट इंपॉर्टेंट है, और बाकी एग्जाम्स के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, डिविडेंड क्या होता है, दूसरा ये किस एक्ट के तहत दिया गया, और तीसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई। सो यहाँ से शुरू करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई है, उसके चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई गवर्नर। प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांत दास। सो इस बोर्ड ने रिसेंटली डिसाइड किया कि आरबीआई जो उनके पास सरप्लस है वो सरप्लस अमाउंट सरकार को ट्रांसफर कर देगी। सरप्लस अमाउंट कितनी ट्रांसफर करने का निर्णय लिया? 99,122 करोड़ रुपए। देखिए आरबीआई के पास डिफरेंट सोर्सेज से प्रॉफिट होता है। अब उस प्रॉफिट में से उनको एक्सपेंस भी होता है, जैसे आरबीआई के जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी देना, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज करते हैं उसके लिए पैसे खर्च करना। सो उसमें से अगर एक्सपेंडिचर निकाल दें तो हो जाएगा नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट में से आरबीआई कुछ अमाउंट सरकार को वापस देती है हर साल। सो इस बार उन्होंने 99,122 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है सरकार को। ये किस एक्ट के तहत किया गया? ये आरबीआई एक्ट के सेक्शन 47 के तहत किया गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, पिछले साल तक आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर था वो था जुलाई से जून तक, यानी मान लीजिए जुलाई 2018 में शुरू हुआ तो वो जून 2019 में खत्म होगा। जबकि सरकार का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। लेकिन बाद में, यानी कि इस साल, जो साल अभी गया है, आरबीआई ने भी अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो सरकार के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सेट कर लिया। तो 2020 में उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था जुलाई में और ये खत्म हो गया मार्च में ही, ताकि अब दोनों एंटिटीज का, यानी सरकार का और आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर एक साथ शुरू हो सके। कमेंट बॉक्स में बताइए किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो मार्च से शुरू हो आरबीआई के कंटेक्स्ट में। इसके अलावा आरबीआई एक और इवेंट के कारण न्यूज में था, और ये है पीपीआई। ये आरबीआई की तरफ से उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पीपीआई क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट चेंज अनाउंस किए हैं। ये बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सो पहला क्या चेंज है कि इंटरऑपरेटेबिलिटी मैंडेटरी कर दी है, यानी एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से दूसरे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में पैसे ट्रांसफर करना अब मैंडेटरी हो गया। मतलब अगर आप पैसे ट्रांसफर करना चाहो तो इन सिस्टम्स को ये फैसिलिटी देनी होगी कि ऐसे पैसे ट्रांसफर किए जा सके। इंटरऑपरेटेबिलिटी का एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक बैंक है B1 और एक बैंक है B2। B1 से B2 और B2 से B1
अगर आप पैसे सिंपली ट्रांसफर कर सकते हो तो वो हो गया इंटरऑपरेटेबिलिटी। अगर ऐसा अलाउड नहीं है तो वो हो गया लैक ऑफ इंटरऑपरेटेबिलिटी। दूसरा जो नॉर्म है वो है फुल केवाईसी पीपीआई। केवाईसी है नो योर कस्टमर, यानी कि जब आप किसी भी बैंक में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप अपना अकाउंट खोलते हो तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट दीजिए, आधार कार्ड, ये सब, आपका फोटो, सिग्नेचर, ताकि वो लोग ये वेरीफाई कर सकें कि ये अकाउंट है वो कोई फ्रॉड नहीं है। सो जिन पीपीआई ने केवाईसी पूरा कर लिया है उनके केस में अब लिमिट 2 लाख रुपए तक इंक्रीज कर दी है। पहले ये लिमिट थी 1 लाख। और तीसरा जो चेंज आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया है, एक्चुअली ये तीनों चेंज 19 मई को अनाउंस किए गए थे। तो तीसरा जो चेंज अनाउंस किया है वो है परमिटिंग कैश विड्रॉल फ्रॉम फुल केवाईसी पीपीआई ऑफ नॉन बैंक पीपीआई इशूअर। 2 टाइप के पीपीआई हो सकते हैं, एक बैंक पीपीआई और एक नॉन बैंक एंटिटी अगर इस बिजनेस में आना चाहे तो। सो जो नॉन बैंक पीपीआई इशूअर हैं उनके केस में कैश विड्रॉल को अलाउ कर दिया गया है अगर उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स पूरी की हुई है। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र से रिलेटेड। सो महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर राजेश टोपे। महाराष्ट्र की एक स्कीम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। अब इंडिया में एक और नई डिजीज का क्राइसिस बन रहा है, वो डिजीज है म्यूकोर माइकोसिस। इसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। सो महाराष्ट्र की स्कीम है महात्मा फूले जन आरोग्य योजना। अब महाराष्ट्र में इस ब्लैक फंगस के केस इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंस किया है कि इस स्कीम के तहत यानी महात्मा फूले जन आरोग्य योजना के तहत ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। ये एक हेल्थ स्कीम है जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए सरकार ने बनाई हुई थी। अब इसमें ब्लैक फंगस को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि अब इस स्कीम के बेनिफिशरीज ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट भी फ्री में पा सकें। ब्लैक फंगस के अलावा रिसेंटली कुछ इंस्टांसेस व्हाइट फंगस के भी पाए गए। व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस से भी ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा रिसेंटली इसको यानी ब्लैक फंगस को एपिडेमिक एक्ट के तहत नोटिफाई कर दिया गया है। सो अब कोविड के साथ साथ इन बीमारियों के कारण भी क्राइसिस इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने आयुष बेस्ड सॉल्यूशंस देने के लिए यानी कोविड के लिए आयुष बेस्ड सॉल्यूशन देने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है और ये हेल्पलाइन है 14443। सो ये आयुष मिनिस्ट्री ने शुरू की है। इसके अलावा एक और हेल्पलाइन भी न्यूज में थी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके प्रेजेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर थावरचंद गहलोत। सो ये जो हेल्पलाइन है ये एल्डरली पीपल के लिए शुरू की गई है, यानी बुजुर्ग लोगों के लिए। हेल्पलाइन नंबर है 14567 और इसको नाम दिया गया है एल्डर लाइन। इसके अलावा कोविड के कंटेक्स्ट में एक और चीज न्यूज में थी और ये है डिप्कोवैन। अब ये डिप्कोवैन क्या है? ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है और इसे डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एमओडी के अंडर में है यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह। इसके अलावा रिसेंटली कोविड के केसेस की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार ने हिट कोविड नाम की एक ऐप लॉन्च की है। सो ये बिहार ने लॉन्च की है। इसके अलावा रिसेंटली झारखंड ने एक ऐप लॉन्च की थी, ये थी अमृत वाहिनी। सो ये लॉन्च की थी झारखंड ने। झारखंड इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली स्मार्ट सिटी मिशन की रैंकिंग जारी की गई थी। अब स्मार्ट सिटीज मिशन ये रैंकिंग जारी की थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने और इस रैंकिंग के हिसाब से स्मार्ट सिटीज मिशन की इम्प्लीमेंटेशन में झारखंड नंबर 1 पोजीशन पर है जबकि राजस्थान नंबर 2 पोजीशन पर है। नेक्स्ट न्यूज है कोरल रीफ से रिलेटेड। सो रिसेंटली कोरल रीफ को मॉनिटर करने के लिए दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। सो ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट बेस्ड है और जो कोरल रीफ को मॉनिटर करेगा और ये है एलन कोरल एटलस और इसे तैयार किया है एस्नर लैब ने। सो ये दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि कोरल रीफ्स को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट न्यूज है शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी से रिलेटेड। सबसे पहले बताते हैं एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहे कि अगर आप पढ़ोगे, जैसे आप 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। मान लीजिए आपके पेरेंट्स आपको बोले कि आप 1 घंटा पढ़ोगे तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ने के लिए इंसेंटिवाइज करना। इसी तरीके से अगर एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिवाइज करना हो तो सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है ताकि
ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। सो ऐसे ही शुगर के केस में एक्सपोर्ट सब्सिडी दी जाती है। शुगर का सीन क्या है, शुगर केन होता है, यहाँ से शुगर केन शुगर मिल्स के पास आता है और इन शुगर मिल्स को बाहर विदेशों में शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है। ये है एंटायर सिनारियो। अब पहले ये सब्सिडी थी अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए, अब सरकार ने इसको घटाकर कर दिया है अप्रोक्सीमेटली 4,000 रुपए। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे नॉर्मल व्हीट के केस में MSP होता है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, शुगर के केस में वो होता है FRP यानी फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। अच्छा, ये MSP है, ये काम क्या करता है? मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मैंने व्हीट उगाया, तो सरकार क्या बोलती है कि अगर आपको MSP से ज्यादा भाव मिलता है तो आप वहां बेच सकते हो, नहीं तो मिनिमम आपको इतना प्राइस तो मिलेगा ही। अब गेहूं के केस में वो क्रूशियल इसलिए है क्योंकि गेहूं लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसका प्रोडक्शन कम हुआ तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाएगा, जिससे लोगों की लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। सो MSP देकर सरकार प्रोक्योर करती है इससे, और ये काम करती है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यहाँ से वो फूड ग्रेन्स वापस स्टेट्स में दिया जाता है। अच्छा, ये MSP है वो CACP रिकमेंड करती है। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। सो ये तो रिकमेंड करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में है, और इसको फाइनल अप्रूवल देती है CCEA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो गेहूं किसान से खरीदा MSP पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और वहां से ये गेहूं स्टेट्स को दिया जाता है, और जिस रेट पे ये दिया जाता है उसको बोलते हैं CIP यानी कि सेंट्रल इश्यू प्राइस। अब स्टेट्स इस गेहूं का क्या करते हैं? स्टेट्स इस गेहूं को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो फूड ग्रेन्स बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को दिया जाता है उसके लिए PDS सिस्टम बनाते हैं। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत फेयर प्राइस सोप बनाई जाती है। एक्चुअली कई एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं भी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश में सरकार क्या काम करती है और वो कैसे काम करती है, ताकि एटलीस्ट आप किसी गरीब इंसान को बता सको कि गवर्नमेंट उसके लिए फ्री में अनाज देती है और वो कैसे इस अनाज को ले सकते हैं। सो ये जो फेयर प्राइस सोप है, FPS का मतलब है फेयर प्राइस सोप। सो यहाँ से लोगों को सस्ते दाम पर अनाज मिलता है, 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर केजी के हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज है यूके से रिलेटेड। सो यूके G7 समिट का होस्ट है और अभी कुछ दिन में हेल्थ मिनिस्टर्स की समिट होने वाली है G7 के मेंबर्स की, और इवन दो इंडिया इसका मेंबर नहीं है यानी G7 का मेंबर नहीं है, इंडिया को एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया है। और जो हेल्थ मिनिस्टर्स की मीट है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली है। G7 समिट यूके में है और G7 हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली है। इसके अलावा यूके इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यूके COP26 का भी होस्ट है। COP26 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26। ये UNFCCC के तहत ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। UNFCCC रियो समिट का रिजल्ट है। रियो समिट 1992 में आयोजित करवाई गई थी। इसके अलावा रिसेंटली यूके इस बात के लिए भी न्यूज में था क्योंकि इन्होंने नई एक्शन प्लान लॉन्च की है फॉर एनिमल वेलफेयर, और इस एक्शन प्लान के तहत जो पेट कैट हैं यानी कि पालतू बिल्लियां हैं उनमें माइक्रोचिपिंग मैंडेटरी है। माइक्रोचिपिंग का मतलब है इन कैट्स पर एक चिप यूज की जाएगी ताकि इनको ट्रेस किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है INS राजपूत से रिलेटेड। INS राजपूत इंडियन नेवी का फर्स्ट डेस्ट्रॉयर था और अब इसे डीकमीशन किया जा रहा है 41 ईयर्स की सर्विस के बाद। इसे 1980 में कमीशन किया गया था और इसे उस टाइम के USSR के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा रिसेंटली इंडियन नेवी ऑपरेशन समुद्र सेतु के कारण भी न्यूज में थी। कमेंट बॉक्स में बताइए इस ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब कुछ न्यूज हेडलाइंस। एक्चुअली ये न्यूज है, ये मैक्सिमम वन लाइनर न्यूज है तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। रिसेंटली फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड एथलीट्स की एक लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में MMA फाइटर कॉनर मैकग्रेगर टॉप पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है मेसी और रोनाल्डो हैं थर्ड पोजीशन पर। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये इंडिया में होने वाला है और ये 2022 में होना। नेक्स्ट है हीरो वायर्ड। हीरो ग्रुप है, उन्होंने एक एडटेक का मतलब है टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन। इन्होंने एक एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है
इसका नाम है हीरो वायर्ड। वायर्ड का स्पेलिंग VIRED। नेक्स्ट है FPI लाइसेंस टू AIF गिफ्ट IFSC। इसमें काफी सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, सो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गिफ्ट क्या है? गिफ्ट है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। सो ये जो सेंटर है ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में है। ये गिफ्ट सिटी गुजरात में है। और रिसेंटली कोटक महिंद्रा पहला बैंक बना है जिन्होंने FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाइसेंस इश्यू किया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के लिए इस IFSC के तहत। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट ये फर्स्ट बैंक बना है अपने देश में, सो इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ये लाइसेंस इश्यू किया है ट्रू बेकॉन ग्लोबल को। नेक्स्ट न्यूज है बुद्धा इन गांधारा। रिसेंटली ये बुक न्यूज में थी और इसके ऑथर है सुनीता द्विवेदी। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सप्लोरर। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउजर है और रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो इसको बंद करने वाले हैं। नेक्स्ट है टेम्पल्टन प्राइज 2021। सो ये अवार्ड दिया गया जेन गुडोल को, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो ये 22 मई को मनाया गया और इसका मेन थीम था वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन कमेटी। सो इसकी एक कमेटी है एथलीट कमेटी और इस कमेटी में इंडिया के हॉकी टीम के गोलकीपर मिस्टर PR श्रीजेश को रीअपॉइंट किया गया है। लास्ट है मार्था कोमे। सो वो केन्या से हैं और वो केन्या की पहली महिला यानी फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी है। सो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज। अब गेट रेडी फॉर द टेस्ट। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। Thank you and that's all for the day.